अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। कल बीबी शहीद की बरसी के मौके पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मरी बीबी ने गढ़ी खुदाबख्श में अपनी सियासी तकारीर से माहौल को खासा गरमाए रखा। लेकिन इसी दौरान ज़रदारी साहब ने भी तकरीर की, यूँ कह लीजिए कि जिस तरह से वो जलसे के शुरका से मुखातिब हुए, उन्होंने न सिर्फ गवर्नमेंट पर तनकीद की बल्कि गुज़िश्ता रोज़ की जाने वाली अपनी तनकीद में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये चैलेंज भी दिया कि वो नए इंतखाबात करवाए। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये एक अलग बहस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके इस चैलेंज को कबूल करती है या नहीं करती, लेकिन जिस अवाम पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने नए इंतखाबात करवाने की बात की है, क्या वो अवाम आज भी उन पर, उनके पार्टी पर एतबार करती है? और आने वाले इलेक्शन में अगर नए इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीतने में कामयाब होगी? एक सवाल निशान है जिस पर प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इस पर बात करने वाले हैं। फिर दूसरा ये कि जो सेनेट इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अपने शिकवे शिकायतें मजीद सामने लाती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले एमक्यू पाकिस्तान, जो कि माजी में भी बहुत दफ़ा शिकवा कुना हो चुकी है, लेकिन आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से भी जो शिकवे हैं, शिकायतें हैं, उनको मंजर-ए-आम पर रखा गया है। लेकिन ऐसा क्यों कर हो रहा है? क्या इसकी एक वजह यह भी है कि सेनेट इंतखाबात सर पर हैं और ये जमातें हुकूमत की तिजोरी से जो निकलने वाला खजाना है उसमें कुछ अपना भरम भी रखना चाहती हैं? इस पर भी यहाँ बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के खान साहब के उन किए गए बेशुमार वादों में से एक वादे की, जिसमें यह था कि पाकिस्तान में नौकरियां इस कदर होंगी कि बाहर जो हमारे पाकिस्तानी बैठे हैं वो भी पाकिस्तान में आकर मुलाजमत कर सकेंगे। लेकिन गुज़िश्ता 2.5 सालों के दौरान पाकिस्तान के 10 लाख ऐसे अफराद हैं जो कि बैरून मुल्क जाकर नौकरी और मुलाजमत कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार रिटायर्ड अब्दुल शुएब साहब। जल्द साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। साथ ही साथ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सोहरावर्दी साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तज्ज़ियाकार जुनैरा अज़ीज़ साहिबा भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। और साथ ही साथ उससे कुछ देर में सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर बेचौथाई साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से, जिन्होंने ये चैलेंज दिया, जिनका ये दावा है कि आप इलेक्शंस करवा लें और फिर देख लें। जरा क्या कह रहे हैं ज़रदारी साहब, आप भी सुनिए। करो, सब पे रहम करके सोचो कि तुमसे नहीं चल रहा। जब तुम मानते हो कि नहीं चल रहा तो क्यों घर नहीं जाते, क्यों छोड़ नहीं देते? कराएं आप दोबारा इलेक्शन, निकालें अपने आप को वहां से। देखते हैं हम कि कौन जीतता है, हम देखते हैं कि कौन अवाम आपके साथ है या हमारे साथ है। देखते हैं कि कौन जीतता है, ये देखना है कि अवाम आपके साथ है या हमारे साथ है। इलेक्शन करवा लें। अगर आप हुकूमत नहीं कर सकते तो फिर आपको हुकूमत छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि इंतखाबात अगर हो भी जाते हैं तो क्या अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देगी? नासिर बेचौथाई साहब, आपसे आगाज करें, बताएगा कराची में आप मौजूद हैं। गुज़िश्ता 12 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है या जो उनकी पॉलिसी है वो एक सूबे तक महदूद होकर रह गई है। अगर इंतखाबात होते हैं तो अवाम पीपल्स पार्टी का साथ देंगे? पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी पार्टी एक सूबे तक महदूद हो गई है। ये पहले भी हुई थी एक ज़माने में, नवाज शरीफ का दौर था, जब हमारे चार्ट के ऊपर कौमी असम्बली की नशिस्तों में पीपल्स पार्टी की 0 सीट थी पंजाब से। फिर रिवाइव किया, फिर सर्वाइव किया, फिर वापस आया, फिर स्ट्राइक बैक किया। यही सियासत में होता है, यही पॉलिटिक्स होती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आज के दौर का यकीनन सिंध में कोई काम नहीं किया उन्होंने सिंध में ओवरऑल काम, इतना बड़ा काम नहीं किया, उन्हें करना चाहिए था। उसकी वजह क्या थी? उनके अपने मफरूज़ात हैं, अपने मारूज़ात हैं, जिस पर लोग यकीन करने को तैयार नहीं होते। लोग कहते हैं हमें काम करके दिखाओ, लेकिन अब बहुत बड़ा लेकिन आ गया कि लोग फिर पीपल्स पार्टी को बंद रहेंगे। ये ये ओवरऑल जो मैंने जायजा लिया है और आपसे बात की, मैं उससे बात नहीं करता और ना मैं कहता पुल से बात सर्वे देखता हूँ, उन पे बिलीव नहीं होता। आसिफ पे अगर आप जाएं तो अभी तक वोट सरकार का है, अभी तक सरकार का है, आप टच कर पाए ना। आप पीटीआई जा सकते के अंदर, ना आप नून जा सकते। ये पहला मौका है कि मरियम ने किसी बड़े जलसे से खिताब किया, वो जलसा जिसका ख्वाब काश देख सकते, इतना बड़ा जलसा।
इसका। और मैं आज ये कह रहा हूँ कल की तलाक के बाद एनबीसी कता कलामी की माजरत, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रही हूँ, ना बाकी मेहमान आपको बेहतर तरीके से सुन पा रहे हैं। मैं दोबारा इसी सवाल के साथ आपकी तरफ आती हूँ, मैं कामरान की तरफ आऊँगी। कामरान, सेम क्वेश्चन विद यू, लगता है आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी आज की आवाम? देखें, ये तो जब इंतखाबात होंगे तो तभी पता चल सकता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें पीपल्स पार्टी की और जो 2018 का इलेक्शन है या 2013 का इलेक्शन, तो माजी में अगर पीपल्स पार्टी अपने आप को विफाक की जमात कहती थी, तो अब मेरे ख्याल में सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। बल्कि आप यूँ कह लें कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शायद कोई भी जमात जो है इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जो दावा करे कि वो विफाक की जमात है। हर किसी जमात के अपने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। PMLN जो है वो महदूद है पंजाब तक, और पंजाब में भी सेंट्रल पंजाब तक। इसी तरह से पीपल्स पार्टी हम जानते हैं कि वो भी सिंध तक महदूद है। इवन कराची में भी उनका जो फुटप्रिंट है वो भी हमें ख़त्म होता नज़र आता है। तो ये ओवरऑल मेरे ख्याल में एक फिनोमेना है। ये ज़रूर मेरे ख्याल में जब तक बीबी शहीद ज़िंदा थी और तब तक ये शायद एक उम्मीद थी, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि भुट्टो लेगेसी को आगे लेकर के चल रही थी, तो पंजाब के अंदर भी फिर उनका एक असर व रसूख था। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि जब भुट्टो की लेगेसी को आसिफ अली जरदारी साहब आगे लेकर के चले तो उसके बाद काफ़ी हद तक नुकसान हुआ, ख़ास करके पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को। एक उम्मीद ज़रूर अभी भी मौजूद है। लोग समझते हैं कि क्योंकि अब जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के कंधों पर है, तो शायद लोगों को लगता है कि पीपल्स पार्टी का रिवाइवल हो सकता है। लेकिन ये कहना बिल्कुल कबल अज़ वक्त है कि मौजूदा अगर हालात देखें पंजाब के अंदर, कम अज़ कम मुझे नहीं लगता कि अगर आप इमीडिएट इलेक्शंस करवा लें या अगर 2.5 साल के बाद भी इलेक्शंस होते हैं तो कोई बहुत ड्रामेटिक शिफ्ट आएगी। अगर आप भी, क्योंकि जो हल्के की पॉलिटिक्स होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है, आप बड़े बड़े जलसे जो करते हैं उससे अलग होती है। अभी भी कहीं ना कहीं लास्ट इलेक्शन में भी हमने देखा मुकाबला तहरीके इंसाफ और PMLN के दरमियान था पंजाब के अंदर, और अगले इलेक्शंस अगर होते हैं तो शायद ऐसी ही सूरत हाल होगी। PMLN अभी भी वहाँ पे उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर अपने आप को रिवाइव करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। और वैसे भी मेरे ख्याल में ये जो आसिफ जरदारी साहब का बयान है सियासी तनाजुर में देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी जमात जो होती है वो ये तो नहीं कहती कि हम इलेक्शंस होंगे तो हम नहीं जीतेंगे। हर जमात ये दावा करती है कि इलेक्शंस आप करा लें तो लोग हमें ही वोट देंगे। तो मैं उस बयान को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, क्योंकि मैं जाते जाते ज़रूर एक कॉमेंट कर दूँ कि जब 2013 में जब इलेक्शंस हो रहे थे, फरतुल्लाह बाबर साहब तर्जुमान थे उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब के। उनसे मैंने एक दफ़ा पूछा इलेक्शन से पहले कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इलेक्शन से, तो उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी। और मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा जी आप मजाक कर रहे हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है सबको पता है। वो कहते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी। और उसके बाद आपने देखा कि 2013 में क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में उनके इस बयान को सियासी तनाजुर में देखना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा तनाजुर में अगर आप देखें पंजाब ज़ाहिर है कि डिसाइड करता है कौन गवर्नमेंट बनाएगा। अभी उनको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है पंजाब के अंदर। एनबीसी कामरा ने 2 पॉइंट्स यहाँ पर दे दी। एक तो ये कि पंजाब डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा, और दूसरा ये कि 2013 का इंतखाब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भूलना नहीं चाहिए। आपका कमेंट प्लीज। अब्बास चौधरी ने कह दिया ना, फैसला कर दिया कि बाकी 3 सूबे बेकार हैं, फजूल हैं, उनके तो हजब मौकल हैं। ये आधा पाकिस्तान पंजाब है। अब्बास चौधरी का ट्वीट है, पढ़ लें, तो शामिल जम की बेहतरी में खा लेंगे। दूसरी बात मैं अर्ज कर रहा था कि PTI सिंध में नहीं है। PTI कराची में किस तरह आई आपको पता है। जमात इस्लामी को कराची से किस तरह निकाला गया ये पता है आपको। अब इस पार्टी को सिंध से कैसे निकालेंगे आप, ये आपके पास बहुत बड़ा सवाल है। और मैं जहां मैंने बात ख़त्म की थी वो ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स भुट्टो साहब का या बेनज़ीर भुट्टो की जो बरसी पे इज्तिमा हुआ है गड़ी खुदा बख्श में, वो PDM का सबसे बड़ा जलसा अब तक का। पेशावर, लाहौर, कोई मुकाबला नहीं। और फुल डे एक्टिविटी थी ये एक्टिविटी चंद घंटों की नहीं थी, ये 2 डेज एक्टिविटी थी। 2 रोज पहले लोग आते हैं, अब ओपन में रहते हैं, अपना राशन लाते हैं। मैं तो वहाँ कई बार गया हूँ उन मेलों में, तो बड़ा ज़बरदस्त होता है वो, और इस बार ज़्यादा ज़बरदस्त था। तो दूसरी बात ये कि पंजाब बिल्कुल पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। खैर पख्तूनख्वा में थोड़ा बहुत हो सकता है, बलूचिस्तान में जरदारी साहब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस जरदारी साहब के बयान पर आप बैंक कर रहे हो वो बयान इंतखाबात के बारे में नहीं है।
वो बयान पीडीएम को एक मैसेज है कि हमसे बात करो, हमें पता है सियासत क्या होती है, इस्तीफे बेकार हैं, तहरीक चलाना होती है, असेंबलियां खाली नहीं छोड़ना होती। बहुत क्लियर कट बयान है ये कि असेंबली में मत छोड़ो, इंतखाबात का बाइकाट नहीं करो। जरदारी साहब ने उठाया वो गवर्नमेंट को चेज करने के लिए नहीं था, वो बेसिकली अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे अपनी पीडीएम कि आप इस तरफ आ जाएं, वहां से आपको कुछ मिलना नहीं वाला। ठीक है जनरल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। बिलावल भुट्टो साहब की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर रिवाइवल अपना देख रही है या वहां के जो कारकुनान हैं उनको देखना चाहते हैं, तो आज ही वजारत दाखिला की तरफ से शेख रशीद साहब की तरफ से एक बयान आता है कि अंडर 19 के हवाले से अगर आप अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिलावल साहब को मुखातिब कर रहे थे, आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा, पीपल्स पार्टी जीत जाएगी अगर इंतखाबात होते हैं दोबारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जैसे अभी कामरान भी बात कर रहे थे, ये वाहिद जमात थी जो किसी वक्त में हमारी वफाकी जमात थी, और इंतहाई बदकिस्मती है कि अब कोई भी वफाकी जमात नहीं रही, खास तौर पे पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी की सियासत जो है वो रही भी बड़ी जमहूरियत के साथ अटैच्ड रही है। लेकिन मुश्किल ये है कि बेनज़ीर मोहतरमा की वफात के बाद ये सरदारी लीग बन गई, ये रही नहीं पीपल्स पार्टी। अगर ये पीपल्स पार्टी वाली कोई चीज इसमें अगर है तो वो आप नाम को सुन सकते हैं कि नारा जरूर लगता है जी भुट्टो, लेकिन ये है जरदारी लीग। और जो लोग आपको नजर आते हैं सामने काम करते हुए या आगे पीछे फिरते, वो वही हैं जो जरदारी साहब के करीब हैं। वो भी इल्जाम खुर्दा हैं, उन पे भी बेशुमार इल्जामात हैं। सिंध में इनकी परफॉर्मेंस कमजोर जरूर है, लेकिन फिर भी होल्ड मौजूद है, और सिंध में ये बड़ा मुश्किल है कि पीपल्स पार्टी को कोई और पार्टी वहां से निकाल सके। वो हर तरह का कार्ड वहां पे कर लेते हैं, सिंध कार्ड भी खेल लिया जाता है, भुट्टो के नाम को भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, वहां पे अगर चाहें तो पैसा भी लगा सकते हैं, बहुत कुछ होता है वहां पे, लेकिन हर सूरत उनका होल्ड वहां मौजूद है। अब ये कि एक पार्टी जो अपने देखे कि उन्होंने कोई और ऐसी चीज पिछले 10-12 साल में नहीं की जिससे कि ये कहा जाए कि उनका होल्ड किसी और सूबे में बड़ा है, तो वो कैसे क्लेम कर सकते हैं कि कोई वो नया कारनामा करके दिखा देंगे? अगर कुछ हुआ है तो इरोड हुआ है। आप देखिए कि 2008 के इलेक्शन के बाद पंजाब में ये दूसरी बड़ी पार्टी थे और बहुत बड़ा चैलेंज था नून लीग को, लेकिन हुआ क्या, फिर इनके लोग इनको छोड़ गए। वो इसी वजह से कि ये दौर था जरदारी साहब का, ये बेनजीर का दौर नहीं था। उसमें आके जो कुछ हुआ उसके बाद पार्टी छोड़ गई। जरदारी साहब दुनिया को बताते तो हैं कि अगर सियासत सीखनी है तो हमसे सीखें, लेकिन जो बेड़ा गर्क वो अपनी पार्टी का कर चुके हैं, उसके बाद तो उनको किसी से सीखना होगा कि ये पार्टियां चलानी कैसे हैं, क्योंकि ये वाहिद कारनामा उन्होंने अंजाम दिया था कि एक वफाकी पार्टी को एक सूबाई पार्टी में तब्दील करके रख दिया। तो इसके बाद तवक्को 3 इलेक्शन लड़े रोटी कपड़ा मकान पे। कल मैं उनकी बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारा तो सारी जिंदगी जो है वो गरीबों के साथ है, हम तो हैं ही गरीबों के लिए। मैंने कहा भाई, गरीबों के लिए अगर आप थे तो फिर वो वहां पे गरीबों को जायदादें दे देनी थी, दुबई शुबई में जो बनाते रहे वो आप अपने लिए बनाते रहे, बैंक अकाउंट फेक अपने लिए खोलते रहे, और रोटी कपड़ा मकान पे 3 इलेक्शन लड़े, न रोटी दी, न कपड़ा, न मकान दिया। तो ये शुक्र उनको अदा करना चाहिए कि जरदारी साहब की मौजूदगी में वो सिंध में बैठे हैं, वरना कहीं और होते तो यहाँ से भी इनको उखाड़ लोगों ने बाहर फेंकना था। तो बस ठीक है, इससे ज्यादा उनसे किसी से कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, ना उनको रखनी चाहिए न उनके फॉलोअर्स को। अच्छा ज़ुनैरा, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ऐसा क्या कर दिया अब इन 12-13 सालों में सिंध में, जो अब वो ये तवक्कुआत भी रख रहे हैं कि हाँ हम अगर वफाक के हवाले से भी इलेक्शन लड़ते हैं, अगला इलेक्शन लड़ते हैं तो जीत उनकी होगी? I don't know, I would like to ask this question as well. उन लोगों से पूछना चाहूँगी मैं कि वो कौन से उन लोगों के ऐसी चीज़ उन्होंने डिलीवर की है जिसकी बेस पे वो समझते हैं कि उनका वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है। The only thing that favors them is the collective political conscience of South Asia. इस पे काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं, मुझे मौका मिला काफ़ी लोगों के रिसर्च पेपर्स पढ़ने का और ऐसी सेमिनार्स में जाने का जहाँ पे वो प्रेजेंट कर रहे थे इसको। तो साउथ एशिया का जो कल्चर है फॉलो करने का, उस फॉलोइंग में कहीं भी अभी तक वो डेमोक्रेटिक लाइन या लिनिएज नहीं आई जो कि हमें और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में मिलती है। इमोशनलिज्म और सेंसेशनलिज्म और इस तरह का स्पाइस जिसमें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की भरमार हो, जब तक ये चीज़ें रहती हैं लोगों का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहता है। और इसी पुरानी एसोसिएशन की बेस पे कहीं वडेरा सिस्टम है, कहीं बरादरी है, ये अक्रॉस द 4
प्रोविंसेस ऐसा ही है, उसकी बेस पे लोग देते चले आ रहे हैं वोट और उसी बेस पे वोट देंगे। तो शायद उनको उसी का बहुत ज़्यादा आसरा है और वो उसी को अपना वोट बैंक समझते हैं कि इट इज़ नॉट गोना चेंज, इट्स नेवर गोना चेंज। सो जब तक हम इस पॉलिटिकल कॉन्शियस से दूर हैं जिसमें हमने गवर्नेंस की बेस पे वोट देने हैं, जब तक हमने ये नहीं सोचना शुरू करना कि हम लोगों ने इन लोगों के हाथों में कब तक इसी तरह चलते रहना है, तब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज फ़ायदा उठाती रहेंगी। और मैं कटिंग अक्रॉस ऑल द पार्टीज बात कर रही हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ मैं। इसमें जो उलमा हैं वो एक ख़ास तरह की मंबर पे बैठ के पॉलिटिक्स करते हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो जो करते हैं हमें पता ही है। सो मच सो कि करप्शन हैज़ बिकम सो नॉर्मल। मैंने लोगों को देखा है कि वो कहते हैं अगर करप्शन करते हैं तो करते हैं, हमारी तो बरादरी है, हमने तो वोट देना है। तो जब तक ये पॉलिटिकल कल्चर नहीं चेंज होगा, चाहे जरदारी साहब कोई भी क्लेम कर लें, अगर आपको पुलिस सिस्टम में 4 सीटें मुतवक्को हों कि अगर हमने इस कैंडिडेट को वोट दे दिया तो हमारी फैमिली के 4 लोग भर्ती हो जाएंगे फलां जगह पे, जब ये सिस्टम चल रहे होते हैं तो इन लोगों का हमें कॉन्फिडेंस समझ में आता है, मेरा ख्याल है। मुजम्मिल साहब, ये इस कॉन्फिडेंस की जिसकी हम बात करें जरदारी साहब के, आज भी वो पूरा एतमाद है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो अवाम उनका साथ देंगे, पॉसिबल है? आ रहा है तो अगला भी। मुजम्मिल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी बिल्कुल, जी बिल्कुल मुजम्मिल साहब, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि आपने एक इलेक्शन हारा है तो आप अगला भी हार जाएंगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपने अगर एक इलेक्शन जीता है तो आप अगला भी जीत जाएंगे। हर इलेक्शन के अपने डायनामिक्स होते हैं और हर इलेक्शन की अपनी एक रिदम होता है। अब इमरान खान साहब ने 1 सीट वाला इलेक्शन भी लड़ा है और 35 सीट वाला भी, और सबसे वजीर आजम भी बने हैं। डिफरेंट इलेक्शंस हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी डिफरेंट इलेक्शंस लड़े हैं और उनके डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। लिहाजा कुछ लोग अगर माजी की किसी इलेक्शन की बुनियाद पर मुस्तकबिल के किसी इलेक्शन की वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो मैं उसको दुरुस्त नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि व्हेन द ब्रिज विल कम एवरी पार्टी विल हैव टू क्रॉस इट। जब नया इलेक्शन आएगा उसमें अब इमरान खान साहब ये नहीं कह सकेंगे कि मुझे एक मौका दे दें, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। उन्हें अपनी कारकर्दगी का इलेक्शन लड़ना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास और कौन नई बात होगी करने के लिए। तो इसलिए एक तो अगले इलेक्शन के बारे में अभी से बात करना कि वो 2023 में होना है, 20 में होना है, 22 में होना है, कुछ पता नहीं पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि 23 में हो अगर, और अल्लाह करे कि 23 में ही हो, तो बहुत मुश्किल है आज बैठ के 23 के बारे में बात करना कि 2023 के इलेक्शन में किसका कितना वोट बैंक होगा, बिलावल को क्या रिस्पॉन्स होगा, मरियम कहाँ होंगी और खुद तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी। जनूबी पंजाब से जो विनिंग हॉर्सेस लेकर और जिन विनिंग हॉर्सेस के सर पे उन्होंने पंजाब और मरकजी हुकूमत बनाई है, क्या वो विनिंग हॉर्सेस वापस पीपल पार्टी में चले गए होंगे? क्या वो विनिंग हॉर्सेस इमरान खान रिटेन कर पाएंगे 2023 में? तो ये सब बातें बहुत कबल वक्त हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन अगर आज के, ठीक है, आप इसे कबल वक्त शुमार कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अगर आज के हालात में देखा जाए तो खुद इमरान खान भी अपनी मकबूलियत के हवाले से कुछ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है और वो बारहा अपनी। ठीक है मुजम्मिल साहब, पॉइंट आपका आ गया, आपकी टेक मैंने ले ली है। एनबीसी हाथ खड़ा करे, मैं बस छोटा सा कमेंट उनका एंड करना चाहूंगी, फिर मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है क्विकली। एनबीसी, देखिए, अगर आप ओवरऑल इंतखाबी मंजरनामे की बात कर रही हैं तो पीपल्स पार्टी के आज कोई चांस नहीं है। सिंध का मैंने पहले कह दिया आपको, आप उनको वहां से हिला नहीं सकते। बाकी का मुझे नहीं पता, बाकी तो जाहिर है उनके खिलाफ ही जा रहा है। लेकिन क्या पीटीआई इंतखाबात जीत जाएगी? ये सवाल ये है। 100 मिलियन क्वेश्चन ये है कि इन तमाम सूरत हाल के बावजूद महंगाई, बेरोजगारी, भत्ताखोरी, स्मगलिंग, गंदुम की फरोख्त, ये सारी चीजें। एक और सवाल आया ना, अदरवाइज मेरा सवाल था उस पर आपका जवाब आ गया। सरकारी के क्लेम की पीटीआई का तो खाता ही नहीं है इसमें। पीटीआई का तो खाता ही खाता है इसके अंदर, उसमें बात हो रही है सर। ये जबरदस्ती सवाल मैं तो ये कह रहा हूँ जनरल साहब, सवाल तो ये बनता है कि क्या पीटीआई जीत जाएगी, जो सवाल नहीं किया गया। देखो, सवाल यही है हुकूमत में है कि जो इख्तिदार में, देखिए वो तो देखिए
जो आज अरे मैं हुकूमत में है वो आपकी तसल्ली के लिए परफॉर्मेंस बात में चले, यही इलेक्शन वो लड़ना होगा। अपोजिशन है जो मैं इक़्तिदार की आपकी कुर्सी के तसल्ली लिए के लिए बहुत बात कर तगदुम रहा कर हूँ। रही है। वो तो नासिर परखा बिट्टू जा भाई सकता साहब, है, मैंने जरदारी यहाँ हार पर भी जाएगी, झूठ बोल के पोलिंग लड़ना करवा ली, उस जरदारी पोलिंग हार में आपकी जाएंगे। तस्वीर और तबसरे के साथ जरदारी मेरे एक सामने मिनट, बिल्कुल जनाब, एक ऑप्शन आ मिनट। गई है और जनाब, जितनी भी एक विंडोज मिनट। हमारे नासिर देख रहे जरदारी हैं साहब हार हमारे जाएंगे। की पीटीआई जीत जाएगी क्या? जरदारी हार जाएंगे क्या? पीटीआई जीत जाएगी? जो आज करतूत नहीं, किए वो बात लोगों नहीं है। ने पीटीआई पाकिस्तान क्यों की। जीतेगी? पीटीआई परफॉर्मेंस दिखाएगी तो जीतेगी। देखो ना, एक तो कहाँ दिखा हुकूमत रही में है? उसने तो परफॉर्मेंस दिखानी है, दिखाएगा तो जीतेगा, नहीं दिखाएगा तो हारेगा। उसका तो यही है। जरदारी क्लेम कर रहा है, मुजम्मिल ने यही कहा, मुजम्मिल ने यही कहा कि वो अपनी परफॉर्मेंस में इलेक्शन लड़े। सवाल ये था परफॉर्मेंस कि नहीं है तो उसको हारना चाहिए। जाएगी, सवाल बदला गया। नहीं, लेकिन मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि पंजाब में पीपल पार्टी का और बिलखसूस साउथ पंजाब से, रहीम खां से, मुल्तान से, राजनपुर से, ये जो पीपल पार्टी के इलाके हैं वहां से पीपल पार्टी का पंजाब में रिवाइवल का बहुत बड़ा चांस है। मुल्तान के जलसे ने भी शो किया, यूसुफ रजा गिलानी भी और मखदूम अहमद महमूद भी। अब अगला इलेक्शन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पंजाब में पीपल पार्टी नजर ही ना आए। चले, ये बहस बहुत लंबी है और इस पे हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन बात करते रहते हैं कि किस पार्टी का मोमेंटम क्या है। लेकिन जो हाल ही में इन 19 से 20 मिनट्स के दरमियान एक डिबेट हुई, एक जो पोलिंग सामने आई है कि क्या पीपल्स पार्टी का साथ देंगे अवाम, तो हमारे तजज़ियाकारों समेत ये एक पोलिंग कंप्लीट सेशन है और यहाँ पर आंसर यही है कि मौजूदा जो दौर है वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं अवाम। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, MQM पाकिस्तान के बाद अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायतों के अंबार लगा दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सामने। हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, सियासी माहौल जो है वो खासा गर्म दिखाई दे रहा है। गो के यकीनी तौर पर वो हुकूमत जो इत्तेहाद की बिना पर मंजर-ए-आम पर आए, इक़्तिदार की कुर्सी संभाले, वो जब तक इक़्तिदार का हिस्सा रहती है मुश्किलात या इत्तेहादी उसे इन्हीं परेशानियों में उलझाए रखते हैं। लेकिन ये जो शिकवा है कि आपने वफाक में भी हमें वो नुमाइंदगी नहीं दी जो हमें मिलनी चाहिए थी, आपने KP के गवर्नमेंट में भी हमें वो हिस्सा नहीं दिया जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी डिजर्व करती थी, ये कुछ इस किस्म के शिकवे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि सेनेट इलेक्शंस जो हैं वो करीब आ रहे हैं, इसलिए ये मुश्किलात गवर्नमेंट को पेश आ रही हैं? जनरल, आपसे आगाज़ करूंगी। आप पिछले सवाल पर अपना कोई कॉमेंट ऐड करना चाह रही थी, इजाज़त है आपको, आप वो कर दीजिए और फिर आगे इस सवाल का जवाब। थैंक यू ज़रियाब। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी लास्ट पॉइंट में, लास्ट स्टोरी जो हम कर रहे थे डिस्कस, उसमें कि पीपल्स पार्टी पंजाब के जो बहुत सीनियर लोग हैं, नो नेम्स, वो खुद कहते हैं कि हमारे लिए ना सिर्फ ये कि अपनी लीडरशिप को ओवरऑल डिफेंड करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, बल्कि पंजाब में तो क्योंकि हम खुद पंजाब से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए तो इतना अपहिल टास्क है अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना कि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अगर वो खुद ऐसे कह रहे हैं तो आई डोंट नो व्हाट टू से कि पीपल्स पार्टी के कितने स्टेक्स हैं आने वाले इलेक्शंस में। जहाँ तक ये जो आपने बात की है उसका ताल्लुक है, जब 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती और आप डिपेंडेंट होते हैं इत्तेहादियों पे, तो चाहे कोई सिचुएशन ऐसी आ रही हो जैसे बाई इलेक्शंस हैं, बल्दियाती इलेक्शंस हैं, सेनेट के इलेक्शंस हैं, या ना आ रही हो, वो अपने ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए ब्लैकमेलिंग तो मैं कहूँगी कि करते रहते हैं और प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं विद इन द गवर्नमेंट। अब विद इन द गवर्नमेंट जब आपको प्रेशर ग्रुप्स का सामना करना पड़ता है तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क, और ऑन द टॉप ऑफ इट अगर पैंडमिक है, इकोनॉमी के भी चैलेंजेस हैं और हुकूमत भी ऐसी है जो फर्स्ट टाइम हुकूमत कर रही है, पार्टी भी ऐसी है, तो यू कैन इमेजिन के जो वॉल्यूम होता है प्रॉब्लम्स का वो कितना बड़ा हो जाता है। लेकिन MQM और बाप जो और BNP ये जो पार्टीज़ हैं, इनके अगर आप हिस्ट्री देखेंगी तो ये हमेशा से एक तो बहुत छोटा सा सॉल्वेंट पार्ट होते हैं गवर्नमेंट का, हर गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं ये, और हो या ना हो इनका यही मोर और लेस बिहेवियर होता है। Q लीग को पंजाब में देख लें, 3 अजला हैं जिसमें वो अपनी मर्ज़ी के पुलिस ऑफिसर्स चाहते हैं, उसकी वजह से उनको हमेशा से प्रॉब्लम आ रही है। मुन्नस इलाही की रिप्रेजेंटेशन वो एक ख़ास लेवल पे चाहते थे, वो उन्हें नहीं मिली, उसकी वजह से उनकी रिजेंटमेंट्स कांस्टेंट हो गई हैं थ्रू आउट। तो 2/3 मेजॉरिटी अगर ना हो तो ये प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, और डेफिनेटली इस गवर्नमेंट को क्योंकि प्रॉपर पॉलिटिक्स का या प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का बीइंग इन द गवर्नमेंट इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये उनके लिए मेजर कुछ कैरियर्स और बैरियर्स क्रिएट कर रही हैं जो शायद इनसे हैंडल नहीं हो रहे।
सही। नासिर चौथाई साहब, आपकी राय भी इसी पर इत्तफा करती है कि हाँ, चूंकि सेनेट इलेक्शंस करीब हैं इसलिए प्रेशर्स डाल रही हैं ये जो इत्तेहादी जमातें? नहीं, मौके की तलाश में होते हैं ये लोग। देखिए, जो बैसाखियाँ होती हैं ना, वो हमेशा टूट के गिरने वाली होती है। बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत बैसाखियों पे आई थी। उस वक्त उनसे कहा गया था हुकूमत ना लें आप, उन्होंने हुकूमत ली और नतीजा सामने आया, 18 महीने में फारिग। तो अब ये हुकूमत क्योंकि फारिग नहीं हो सकती, जो लोग लाए हैं वो फारिग नहीं करेंगे, तो ये हुकूमत बहुत बुरी तरह गिरी हुई है। बाप है और MQM है और काफ लीग है, इन्होंने इसको नचा के रख दिया है। ये अपना कोई काम नहीं कर सकती, अपना कोई मैनिफेस्टो पूरा नहीं कर सकती, अपने मंशूब पर अमल नहीं कर सकती, अपने वादों पर अमल नहीं कर सकती, तब्दीली का वादा पूरा नहीं कर सकती, स्मगलिंग रोक नहीं सकती, गंदम कम होता है एक्सपोर्ट कर देती है, वगैरह वगैरह। बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, तो खैर अभी तो और भी मामला सामने आने। तो ये हुकूमत और 40 परिंदों के साथ, 40 परिंदे और 3 इत्तेहादी नहीं, मुत्तफिक ग्रुप। इत्तेहादी तो बड़ी बात होती है, मुत्तफिक ग्रुप, ये वो ग्रुप हैं जिनको जब भी इशारा मिलेगा ये बाहर निकल आएंगे, और जब बाहर निकल आएंगे तो इमरान खान कहीं खड़े भी नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि इमरान खान को ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, इस तरह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। जो मैं जानता हूँ इमरान खान को, बहुत स्ट्रांग आदमी है, बहुत वफादार इंसान है, बहुत ईमानदार आदमी है, सब कुछ है, लेकिन इक़्तिदार वाकई चमकदार चीज़ होती है। वो बेनज़ीर ने भी किया पहली हुकूमत के दौर में, इमरान खान ने किया इस हुकूमत के दौर में, और अब मेरा ख्याल है वो सोचते होंगे मैं कहाँ फंस गया हूँ। अकेले में तो सोचते होंगे लॉन पे बैठ के कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। अच्छा खासा मैं बाहर था, कंटेनर पे खड़ा होता था, बातें करता था, कोई पूछने वाला नहीं था। अब तो सब पूछते हैं कि आटा कहाँ गया, चीनी कहाँ गई, कपास का की फसल का क्या हुआ, कपास को आप क्यों आगे लेके नहीं आ रहे, वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है बड़े मसाइल हैं और ये मसाइल इनके बाकी रहेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इत्तेहादी जमातें जो होती हैं वो मौका परस्त जमातें होती हैं और ये सेनेट इंतखाब भी इनके लिए एक मौका ही है जिसे वो अवेल करना चाह रही है, राइट NBC? ओके, जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगी। जब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब के इंतखाब के हवाले से सेनेट इलेक्शंस में नॉमिनेट किया गया था PTI की तरफ से, यही सोचकर किया गया था कि बलूचिस्तान के लोगों की एहसास से महरूमियत को ख़त्म किया जाए, उन्हें बाकायदा तौर पर एक बेहतर नुमाइंदगी दी जाए। आज ये इस तरह से शिकवा करें, सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए मुश्किलात है। देखिए, बात यह है कि जो NBC ने जो तजिया किया ना, ये बड़ा मुफस्सल, मैं मतलब असूलन तो उसमें कुछ और ऐड करने को है नहीं, लेकिन एक बात बिल्कुल है कि जो इत्तेहाद है इसमें कोई, आप देखिए कि इनकी सब की सोच, आइडियोलॉजी, कोई किसी जगह पे कोई ऐसी चीज मिलती है जिसकी वजह से ये कहा जाए कि इत्तेहाद वाकई ये किसी असूल की बुनियाद पे था। एक सीधी सी बात है कि हर किसी ने अपना अपना मफाद देख के अपना हिस्सा लेने के लिए इत्तेहाद में शिरकत की, और वो उसी वजह से आज जब भी, जैसे अभी NBC भी कह रहे थे कि जब भी कोई मौका सामने आएगा वो आपको सफ में से बाहर खड़े होकर नजर आएंगे कि अपने मुतालबात कर रहे हैं। ये चीज हमें समझनी चाहिए कि सारी सियासत है ही मुफादात की। आप देखिए क्यू लीग, जिसको मोहतरमा बेनजीर ने उनको अपने कत्ल का उनको मोरद इल्जाम ठहराया, जिंदगी में कहा कि ये जिम्मेदार होंगे, कातिल लीग कहा गया, और जरदारी साहब ने उनको चुप कराने के लिए अपने साथ लगा लिया और वहां पे उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना लिया, जो जिसका वैसे कोई तस्वर ही नहीं है। तो बात यह है कि ना इखलाकियात है, ना ही कोई आइडियोलॉजी है, और ना ही कोई एक दूसरे के लिए या मुल्क के लिए मोहब्बत और कोई हमायत का किस्सा, वो नहीं है। ये है जंग मफादात की। जब ऐसा इत्तेहाद होता है तो हर वक्त वो लोग ये इसी सोच में होते हैं कि कौन सा वक्त आए कि हम अपने मफादात को लेके फिर सामने खड़े हो जाएं और इससे कुछ निकलवाएं। तो ये अभी एक मौका आ गया है, बिल्कुल इस पे ये होगा। और जैसे अभी NBC कह रहे थे, इमरान खान के पास हुकूमत जो है ये बिल्कुल बेसाखियों वाली हुकूमत है, बहुत कमजोर हुकूमत है उस लिहाज से, और इनके लिए दूसरों की निस्बत बहुत ज्यादा इस तरह के प्रेशर्स होंगे कि ये कुछ करके दें उनको कुछ करें, उनकी भी ख्वाहिशात कुछ पूरी करें, तो फिर आगे चलें, उनसे हमायत लें, और वादे किए हैं तो फिर वो पूरे करने होंगे। वो तभी आपको याद कराते रहते हैं, क्योंकि वादे करते वक्त सोचना चाहिए था कि ये किया जा सकता है या नहीं। उस वक्त सोचते हैं कि जनाब इनसे वादे कर लें, हुकूमत में तो बैठने बाद में देखा जाएगा। तो वो हो गया, लेकिन अब वो वादे तो याद कराएंगे इनको, तो ये मसला रहेगा। और हुकूमत ऐसी हुकूमत में वो चलती नहीं फिर।
कामरान, इसी सिचुएशन का एडवांटेज लेना चाह रही है ये इत्तेहादी जमात बशमूल बलूचिस्तान अवामी पार्टी, चूँकि सेनेट इंतखाबात करीब है? देखिए, वो तो मुमकिन है कि ज़ाहिर है कि ऐसी सिचुएशन में जो भी आपकी इत्तेहादी जमातें हैं वो एडवांटेज ज़रूर लेती हैं, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। ये नासिर बेग चुगताई साहब ने भी कहा, जनरल साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है बैसाखियों पर है। ज़रूर ऑन द फेस ऑफ इट आपको यही लगता है कि उनकी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी जब गवर्नमेंट बनी, तो ज़ाहिर है कि MQM और काफ लीग और बाप इनको मिला करके इनको हुकूमत बनानी पड़ी। लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो सबसे बड़ी हिमायत जहाँ से आपको चाहिए होती है वो शायद हर मुंतखब हुकूमत को नहीं मिलती, वो हिमायत उनके पास है। तो उस लिहाज से तो ये बड़े मजबूत उनकी हुकूमत है। खुद नासिर बेग चुगताई साहब ने कहा कि जब तक इन छोटी जमातों को इशारा नहीं मिलेगा उस वक्त तक उनकी जुर्रत नहीं है कि वो इधर से उधर हों। तो कम अज़ कम मैं इस बात पर बिलीव नहीं करता कि इमरान खान साहब जो उनका मैनिफेस्टो था उस पर जो अमल दरामद करना चाहते थे, सिर्फ इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको उनकी जो हुकूमत है वो इन छोटी जमातों के ऊपर डिपेंडेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत बड़ी वजह है। जो हिमायत उनको उन इदारों की तरफ से है वो बहुत बड़ा उनका एडवांटेज है। हम हमेशा बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट जब आई तो पाकिस्तान को ज़ाहिर है कि मुआशी तौर पर बहुत से चैलेंजेस का सामना था, ट्विन डेफिसिट, बिल्कुल ये अपनी जगह पे हकीकत मौजूद है। लेकिन बहुत से लोग एडवांटेजेस की भी बात नहीं करते। मतलब 2008 अगर आप देखें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उस वक्त आपकी सिक्योरिटी के क्या हालात थे? बिल्कुल हर आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात यहाँ पर होते थे। आपका पूरा थ्रस्ट जो था वो था ही वॉर एंड टेरर पे, इन्वेस्टमेंट का तो कोई चांस ही नहीं था। 2013 में भी कुछ ऐसे ही हालात थे, एनर्जी के क्राइसिस थे। 2018 में जब ये गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान में माशाल्लाह से जो ओवरऑल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है बहुत बेहतर था। कराची फाइनेंशियल कैपिटल, हालात बहुत बेहतर थे। उसके अलावा तमाम इदारों की आपको सपोर्ट शामिल हो। फिर आपसे ये भी कहा जाए कि इस गवर्नमेंट के बारे में शुरू में मुस्बत रिपोर्टिंग करें, तो और आपको इतना बड़ा एडवांटेज आपके साथ जब हो तो और आपको क्या चाहिए? तो मुझे लगता है कि मैं इसको सीरियस नहीं लेता। इन इत्तेहादी जमातों पर नाकामी का मलबा डालना मेरा ख्याल ये भी सही नहीं है। और ये जो बाप जो भी कह रही है ये कोई इनके लिए सीरियस थ्रेट नहीं है, एज लॉन्ग एज जो सपोर्ट जहां से असल उनको मिलनी चाहिए वो सपोर्ट उनको मिलती रहेगी। तो इमरान खान साहब बिल्कुल रिलैक्स होके चिल अपने बनी गाला की रेजिडेंस पे कर सकते हैं। तो आई डोंट सी एज अ मेजर थ्रेट। अगर उनको थ्रेट थी तो वो क्यू लीग से पंजाब के अंदर कुछ अर्सा पहले थी, शायद उधर भी उन्होंने चीजों को मैनेज कर ली है। मुज़म्मिल साहब, कभी क्यू लीग, कभी MQM पाकिस्तान और अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये क्या हो रहा है गवर्नमेंट के साथ? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं कामरान से मुत्तफिक हूँ कि जो ताकत का असल मरकज है वो इमरान खान के साथ है, और जो बैसाखियाँ उनके पास हैं उनमें जो डंडा है वो लोहे का है, लकड़ी का नहीं है, इसलिए उनके टूटने का कोई इम्कान नहीं है। पहली बात तो ये। लेकिन ये भी हमने देखा है कि अक्सर जब आपके पास ताकत हो तो आप ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, और जो मिसयूज ऑफ पावर है ये जो है ये आपको ले डूबता है। मेरा ख्याल है अगर इमरान खान के 2.5 साल का थोड़ा सा तजिया किया जाए तो जितनी ज्यादा ताकत उनके पास थी उतनी ही उन्होंने उस ताकत को मिसयूज किया है, और उस ताकत को भी कमजोर किया है और खुद को भी कमजोर किया है। उनकी वो जो ताकत थी, स्ट्रेंथ थी, वो भी मुश्किल में है आज, और वो भी मुश्किल में है। ये बहुत क्लासिक केस है मिसयूज ऑफ पावर का ना, कि जब आपके पास पावर हो और आप उसको मिसयूज करें तो क्या होता है। तो ये 2.5 साल को आप स्टडी कर लें, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सेनेट का इलेक्शन है, काफ लीग पंजाब से सीटें मांग रही है, बाप कह रही है कि सिर्फ बलूचिस्तान से नहीं, हमें KP से भी एक सीट दे दें, फेडरल से भी एक सीट दे दें। MQM भी अपने शेयर से एक सीट ज्यादा मांग रही है। अब देखें ना, आपने एक सीट वाले शेख रशीद को वजीर दाखिला बना दिया है, 7 सीटों वालों को आप कहते हैं कि हमने आपको कुछ देना नहीं है। तो भाई सियासत में ऐसे तो नहीं हो सकता कि 7 सीटों वाले घर बैठ जाए और एक सीट वाला वजीर दाखिला बन जाए क्योंकि वो आपको पसंद है। यहाँ तो अददी ताकत पे बात होनी है। वो भी ताकत के असल मरकज पे जाकर रो रहे हैं कि देखें ये इंसाफ नहीं है, आपको हमारे साथ इंसाफ करना चाहिए और इंसाफ के मुताबिक आप हमारे साथ सलूक करें। तो उस इंसाफ मांगने में जो रुकावट है या उस इंसाफ मांगने में जो शोर आ रहा है,
हम उसको सुन रहे हैं। मांग वो इंसाफ ही रहे हैं कि अगर एक सीट वाले को वजीर दाखिला बनाएंगे तो हमारी तो वजारत खारजा बनती है 7 सीटों पे और हमारी तो वजारत पेट्रोलियम बनती है 7 सीटों पे। तो इसलिए ये मेरे ख्याल में थोड़ा इंसाफ करना पड़ेगा ताकत के असल मरकज को भी। ठीक है, वजारतों की बंदर बांट का मसला है, किसी एक वजारत के आने जाने से कुछ नहीं होगा और ना सिर्फ इलेक्शन हो, सेनेट के इंतखाबात हो या दीगर मामलात हो, जहाँ जहाँ हुकूमत को अपने इत्तेहादियों की जरूरत होगी वहीं वहीं इत्तेहादी जो हैं अपना आप मनवाने के लिए भी हुकूमत के सामने डटकर खड़े हो जाएंगे। उन्हीं में से एक मौका सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी है, जो कि जिस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि एमकेएम पाकिस्तान ने कुछ रोज़ पहले आवाज़ निकाली और आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को आंखें दिखाते हुए दिखाई दे रही है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी पाकिस्तानियों का बैरून मुल्क रोजगार के सिलसिले में जाने के लिए ये जो सफ़र है वो जारी है। और गुज़िश्ता अगर 2.5 सालों के हवाले से हम आदाद शुमार का जिक्र करें तो अब तक 10 लाख ऐसे अफराद हैं जो कि बैरून मुल्क मुलाजमत के हुसूल के लिए पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। याद होंगे आपको खान साहब के वो वादे और वो दावे के नौकरियाँ इतनी होंगी, वसाइल इतने होंगे, मुल्क ऐसे तरक्की करेगा कि दूसरे ममालिक से जो लोग हैं वो पाकिस्तान में आकर रोजगार कर सकेंगे। लेकिन क्या हुआ, इस पर तजज़ियाकारों से बात कर लेते हैं। कामरान, ज़रा ये बताइएगा, 10 लाख लोग जा चुके हैं गुज़िश्ता 2.5 सालों के दौरान, पीटीआई गवर्नमेंट आने वाले 2.5 सालों में ये सिलसिला रोक सकती है? मेरे ख्याल में इसको देखने के 2 तरीके हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मुल्क से बाहर जब लोग जाते हैं तो ये गलत बात भी है। अगर आप याद हो तो हालिया अभी 18 नवंबर से यूएई ने वर्क वीज़ा पर बैन लगा रखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। अगर तो ब्रेन ड्रेन का मतलब ये है कि आपकी जो हाई टेक आपके जो लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो बाहर जा रहे हैं तो वो कंसर्न वाली बात है और इस वजह से जा रहे हैं कि मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तो ये तो कंसर्न वाली बात है। दूसरी, हमारी एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स, आपको पता है कि लोग बाहर जाते हैं, बेशक मुल्क के अंदर हालात जैसे भी हों, बहुत अरसे से ये सिलसिला जारी है और उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो ये देखने वाली बात है, अगर वहाँ पर ये लोग हमारे बाहर जाते हैं और बाहर जाकर वो अच्छा काम करते हैं या इवन लेबर फोर्स भी है, तो आप ये मत भूलें कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन दैट सेंस कि जो फॉरेन रेमिटेंस वो वापस भेजते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान को डॉलर्स की बड़ी ज़रूरत है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको नेगेटिव तरीके से देखना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रहकर भी पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं, अगर वो मायूस होकर के जा रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और पाकिस्तान से हमें अब चले जाना चाहिए, और ये रुझान मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट से पहले भी लोगों का रहा है कि कनाडा चले जाएं, अमेरिका में ग्रीन कार्ड ले लें, यूरोप में चले जाएं। लेकिन अगर लोग रोजगार के लिए, हमें मजीद लोग भी वहां से जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसका पॉजिटिव ही कंट्रीब्यूशन होगा पाकिस्तान की मैशत के लिए। तो आई लुक एट इट एज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, नॉट एज अ नेगेटिव। मेरे पास वक्त मुख्तसर है कामरान सेगमेंट के लिए आपका, लेकिन पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, आपकी तरफ आऊंगी क्विकली। ये 10 लाख लोगों का जो फिगर है, इसमें हुनरमंद अफराद भी शामिल हैं और आला तालीम याफ्ता भी शामिल हैं। अब बताइए आपका जवाब। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये पिछला 1 साल तो कोविड का साल था और हुनरमंद लोगों का तो बाहर जाने का कोई इतने मौके मौजूद नहीं थे, क्योंकि जहां दौलत है वहां लॉकडाउन था और हमारे पास दौलत नहीं है और हमारे पास लॉकडाउन भी नहीं था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पिछले 1 साल में तो कोई हुनरमंद लोगों का, या जो हम लेबर या जो ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी शरह तो उस तरह नहीं रही। लेकिन डॉक्टर्स बाहर गए हैं, इंजीनियर्स बाहर गए हैं और प्रोफेशनल्स बाहर गए हैं, वो ज़रूर गए हैं और एक ब्रेन ड्रेन ज़रूर हुआ है। इस गवर्नमेंट में इन्फ्लेशन की वजह से जो यहाँ ग्रोथ रेट रुका है, जो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने डाउनसाइजिंग की है, मल्टीनेशनल्स ने डाउनसाइजिंग की है पाकिस्तान में, जिन्होंने कभी 70 साल में डाउनसाइजिंग नहीं की है। तो वो जो टॉप प्रोफेशनल्स थे वो बाहर गए हैं, ब्रेन ड्रेन हुआ है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो पढ़े लिखे लोगों के लिए, यहाँ डॉक्टर्स को नौकरियां नहीं मिल रही, इंजीनियर्स को नहीं मिल रही। इसलिए मैं समझता हूं कि ये इस फिगर को उस तरह ना देखें कि एक्सपोर्ट हुआ है। एक्सपोर्ट तो कहीं हुई नहीं, ये तो हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ था इन 2 सालों में। लोग कहते थे कि बाहर से आएंगे वो प्रोफेशनल्स यहाँ काम करने के लिए, हमने अपने भेज दिए। ठीक है, ठीक है मुजम्मिल साहब, पॉइंट आपका आ गया। वक्त मेरे पास मुख्तसर है। जुनैरा, आपकी तरफ आऊंगी, क्विकली प्लीज।
कि इस पे एक तो मज़ीद थोड़ी सी डिटेल हो तो ज़्यादा अच्छी बातचीत हो सकती है। ये जो बाहर जाने का मामला है, एक तो इट्स पर्सनल चॉइस, इट्स एंटायरली अ पर्सनल चॉइस। बहुत सारी रीजंस होती हैं व्हाई समबडी चूज़ टू लीव द कंट्री, लेकिन जहाँ तक इसमें ताल्लुक़ है कि कोई बाहर उन्हें जॉब्स मिल गई होंगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इवन पैंडमिक से 1 साल पहले भी सारे यूरोप में US पे जॉब्स का बहुत इशू था, इमिग्रेंट्स का मेजर पॉलिसी कंसर्न था लोगों का कि यहाँ मज़ीद लोग ना आए हमारे मुल्कों में। ब्रेग्जिट आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है। तो इसको डाटा को मेरे ख्याल है थोड़ी सी और डिटेल में देखने की ज़रूरत है कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है। ठीक है, ठीक है। NBC को क्लिप प्लीज। देखिए, वहां से लोग निकाले जा रहे हैं UAE से, सऊदी अरब से, जहां से आप नाम ले लें, निकाले जाए। कोविड ने तबाही फैला दी है। ये 10 लाख लोग कौन है? अगर बाहर गए तो बहुत अच्छी बात है, हमें फॉरेन एक्सचेंज हासिल होगा, लेकिन कौन है, कैसे गए, किस तरह गए, किसने नौकरी दी, बहुत से सवाल पैदा होते हैं। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत ने जो 55 से 70 लाख लोग बेरोजगार किए हैं अपने दौर में, उसका असर तो आएगा। लोग भागेंगे और लोग भागना चाह रहे हैं। और अगर किसी को नौकरी मिल रही है, हमें इतराज किया है। पॉइंट आपका कि मेरे पास 30 सेकंड्स है। NBC जनरल साहब को क्लिप। देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड है कि जो भी बच्चा नकारा होता है उसको कहते हैं बाहर भिजवा दो, और वो आपने देखा कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह है उसमें भी इन लोगों को भेजते हैं, तो बाहर जाके वो बेशक टोकरियां उठाएं, कुछ करें, वो कर लेते हैं। इंडिया ने अपने टेक्निकल लोग भेजे हुए हैं, उनका उनकी पॉलिसी मेकिंग पे इन्फ्लुएंस है, उनकी गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस है। आप देख लीजिए, जहां भी जिस मुल्क में हमने टोकरी उठाने वाले ज्यादा भेजे हैं तो अच्छी बात है, जाते हैं, जाके टोकरी के भी कुछ ना कुछ पैसे आ ही जाते हैं पाकिस्तान में। चलें, इट्स अ लॉन्ग डिबेट एज यू सेड अर्लियर। और दूसरा ये कि अगर हमारे यहाँ से पाकिस्तानी जा भी रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान में आने की तवक्को की जा सकती है, लेकिन देखना ये है कि इसमें आला तालीम लोग, हुनरमंद तबका जो है वो कितना शामिल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।